हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो जैसा कि हम लोग आज से प्रारंभ करेंगे बीपीएससी टीचर के लिए प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट बहुत आपके लिए कारगर और फ़ायदेमंद होगा। यहाँ से आप देखिएगा, जितना हम लोग मॉडर्न इंडिया हो, एंशिएंट हो या मेडिवल हो प्रश्न करेंगे, यहाँ से जितना भी हम लोग करेंगे इसका फ़ायदा आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि हम लोग जब कोई टॉपिक पढ़ेंगे या कोई भी प्रश्न अगर रहेगा तो कोशिश ये रहेगा कि जहाँ जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ वहाँ से टच करने की ज़रूर कोशिश किया जाएगा। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। यह बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए है और इतिहास की इतनी ज़्यादा प्रश्न आपके पास मिलेगा, इतना सारे कंटेंट आपके पास मिलेंगे कि सही तरीके से सिर्फ अध्ययन करने के बाद अगर सारे प्रश्न आपसे बनते हैं, क्योंकि डिस्कशन तो बहुत ही शानदार दिया जाएगा, क्योंकि डिस्कशन से ही आपको बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो बनेंगे। इतिहास से दावा तो नहीं कर सकते, बट इतना ज़रूर कर सकते हैं कि इतिहास में अगर 80 प्रश्न पूछेगा तो पक्का 70 तक बनाने की आप क्षमता ज़रूर रखिएगा। सिर्फ एक बार एससीईआरटी और एनसीईआरटी का अध्ययन कर लीजिए, एससीईआरटी और एनसीईआरटी का अध्ययन कर लीजिए, फिर उसके बाद बहुत सारे प्रश्न हैं और जो हम लोग अभी प्रश्नों पे डिस्कस करने वाले हैं हमेशा पूछे जाते हैं, हमेशा रिपीट में पूछे जाते हैं। मॉडर्न इंडिया है, इंडिया नेशनल मूवमेंट है, बहुत सारे प्रश्न आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3 करके बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है इतिहास का, कहता है कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश रेजिमेंट की, यहाँ पे पहला सवाल है, कहता है निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश रेजिमेंट की रिपोर्ट पर फरवरी 1856 में अवध का विलय हुआ था। अवध का विलय कहता है कब? निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश रेजिमेंट की रिपोर्ट पर कहता है कि 1856 में अवध का विलय हुआ? आपके पास 4 ऑप्शन है: कर्नल रिचमंड, कर्नल आउट्रम, सर WH लीमैन और कैप्टन शेक्सपियर। 4 ऑप्शन है आपके पास। बहुत बार प्रश्न है, ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं बीपीएससी सिविल सर्विस ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के पीसीएस में भी पूछा गया सवाल है। यूपीएससी में एक बार यह सवाल पूछा था और यही सवाल विगत पुराने, जब आप देखिएगा एग्ज़ाम जब बिहार शिक्षक का हुआ था उस समय भी यह प्रश्न पूछा था। फरवरी 1856 में अवध का विलय हुआ। यहाँ पर देखिए 1856 में विलय का, अवध को जो विलय किया गया, अक्सर पूछा जाता है यह कुशासन का आरोप लगाया गया था। इस पे कुशासन का आरोप लगा करके अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया और अवध का नवाब जो है, अवध के नवाब का नाम है वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह नाम है, अली शाह। हालांकि बहुत सारे राज्यों को हड़प लिया गया। जब डलहौजी भारत में गवर्नर जनरल बन के आया, डलहौजी, हालांकि हड़प की जो नीतियां हैं यह डलहौजी की ही देन है। तो डलहौजी अपने साम्राज्य को और विस्तार रूप देने के लिए इस हड़प नीति को ईजाद किया था। हड़प नीति के माध्यम से उसने ये कहा कि अगर कोई राजा जिसको पुत्र की प्राप्ति नहीं है, जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, अगर वो गोद लेता है तो वैध नहीं माना जाएगा, वैश्य राज्यों को साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। यह एक कड़े निर्देश था। और इतना नहीं बल्कि बहुत ऐसे राज्य थे, बहुत ऐसे साम्राज्य थे जिनको
ज़बरदस्ती अपने राज्यों में विलय कर लिया जाता। इसीलिए इस नीति को, हड़प नीति को विलय नीति भी कहा जाता है। अब यहाँ से प्रश्न जो है, आइए देखते हैं क्या क्या प्रश्न पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि हड़प नीति के तहत सबसे पहले किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। उसके बाद आपको बहुत सारे डेट दे दिए जाएंगे, सतारा, अवध, झांसी, इस तरीके से, और बोला जाएगा इसको कब मिलाया गया। इसे याद रखना ज़रूरी है। अगर एक बार इसे 2-4 बार रिवाइज कर लिया जाए तो यहाँ से 1 नंबर कन्फर्म हो जाता है। अगर पूछेगा तो आपसे गलती नहीं होगा। डलहौजी ने सबसे पहले सतारा को अपने राज्य में मिलाया। सतारा को सबसे पहले मिलाया 1848 में, 1848 में मिलाया। और सतारा के बाद जैतपुर को 1849 में विलित कर लिया। जैतपुर के बाद संभलपुर को भी 1849 में ही विलय कर लिया। और संभलपुर के बाद बघाट को ब्रिटिश साम्राज्य में 1850 में शामिल कर दिया गया। और बघाट के बाद उदयपुर को ब्रिटिश साम्राज्य में 1852 में मिला लिया गया उदयपुर को। झांसी भी पूछा हुआ है बहुत बार। तो झांसी को, और झांसी उत्तर प्रदेश में है, झांसी की रानी झांसी उत्तर प्रदेश में है। 1853 में इसे मिलाया गया। और उसके बाद नागपुर को 1854 में ब्रिटिश राज में मिला लिया गया। इतना अगर याद रहे तो हड़प नीति से अगर प्रश्न पूछता है तो यह से ही प्रश्न पूछा जाता है। कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। पहला साम्राज्य हड़प नीति का जो शिकार हुआ वो सतारा हुआ। सतारा के बाद जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर। याद रहना चाहिए डेट कब किसको साम्राज्य में मिलाया गया। ये हड़प नीति की बात है। और हड़प नीति का जनक यहाँ पे देखते हैं, हड़प नीति का जनक डलहौजी को कहा जाता है। हड़प नीति का जनक किसको कहा जाता है? डलहौजी को कहा जाता है। जैसे आपसे पूछ देगा कि सहायक संधि का जनक किसको कहते हैं। सहायक संधि भी पूछा हुआ है बहुत बार। तो यहाँ पे देखते हैं सहायक संधि जो है, सहायक संधि यह वेलेजली का देन है। वेलेजली, इसे वेलेजली ने क्या किया था? प्रारंभ किया था सहायक संधि। बहुत बार एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा गया है कि हड़प नीति का संबंध किससे है, तो डलहौजी से है। सहायक संधि का संबंध किससे है, तो वेलेजली से हो जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? चलिए दूसरा प्रश्न है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अर्नोल्ड टायनबी द्वारा नहीं लिखी गई। ये प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अर्नोल्ड टायनबी द्वारा नहीं लिखी गई है ना। तो देखिए अर्नोल्ड टायनबी द्वारा नहीं लिखी गई यह बुक है डार्विनिज्म इन हिस्ट्री। डार्विनिज्म इन हिस्ट्री जो है यह अर्नोल्ड टायनबी के द्वारा लिखा गया पुस्तक नहीं है। तो फिर डार्विनिज्म इन हिस्ट्री का लेखक कौन है? इसका लेखक चार्ल्स डार्विन है। इसका लेखक जो है यह चार्ल्स डार्विन है। पूछा जा सकता है आपसे, चार्ल्स डार्विन है। और एक और भी राइटर हैं जिनको हम लोग अल्फ्रेड रसेल कहते हैं, जिनको हम लोग अल्फ्रेड रसेल कहते हैं। इन दोनों ने ही इन पुस्तक को लिखा, डार्विनिज्म इन हिस्ट्री। डार्विनिज्म इन हिस्ट्री चार्ल्स डार्विन और अल्फ्रेड रसेल ने लिखा। तो बाकी ये 3 जो किताबें दिख रही है, ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री, सिविलाइजेशन ऑन ट्रायल, द वर्ल्ड एंड द वेस्ट, ये तीनों किताबें अर्नोल्ड टायनबी का है।
है ना, अर्नोल्ड टायनबी का ये तीनों किताबें हैं। प्रश्न कहता है कि टायनबी द्वारा नहीं लिखी गई पुस्तक कौन है, तो डार्विनिज्म इन हिस्ट्री हो जाएगा, जिसके लेखक चार्ल्स डार्विन, अल्फ्रेड रसेल हैं। और टायनबी का लिखा हुआ ये तीनों पुस्तक है, ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री, सिविलाइजेशन ऑफ ट्रायल, द वर्ल्ड एंड द वेस्ट। ये तीनों किताबें टायनबी के द्वारा लिखा गया है। और जो पुस्तकें, जो प्रश्न कह रहा है कि नहीं लिखा गया, वो पुस्तक है डार्विनिज्म इन हिस्ट्री। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर सवाल। तीसरा नंबर सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए है। मालाबार के किस शासक ने 1766 में, मालाबार के किस शासक ने 1766 में मैसूर से होने वाले धावे को रोका था और डच द्वारा अंग्रेजी व्यापारिक कंपनियों को नियंत्रण में रखने के लिए काली मिर्च के व्यापार पर अपनी शर्तें लागू की थी? किसने लागू की थी? मालाबार के किस शासक ने, कहता है कि 1766 में मैसूर से होने वाले धावे को रोका था और डच और अंग्रेज व्यापारिक कंपनियों को नियंत्रण में रखने के लिए काली मिर्च के व्यापार पर अपनी शर्तें लागू की थी? काली मिर्च, इस काली मिर्च ने क्या से क्या नहीं दिया भारत को। इस काली मिर्च ने भारत को क्या से क्या नहीं दिया। भारत को सोने का चिड़िया ऐसे ही नहीं कहा जाता है। भारत की काली मिर्च के बदले यूनान के सारी कीमती वस्तुएं भारत में आकर के संग्रहित हो गई। भारत का बना हुआ मलमल का कपड़ा जो यूनान की महिलाएं, लड़कियां दीवानी थी, आशिक थी, उसके बदले में वो कुछ भी देने को तैयार थी। भारत के पास पहले से तो बहुत सारा चीज़ था, बदले में बहुत कुछ मिला। बाद में अंग्रेजी सरकार उसका बदला लिया, चुन चुन के लिया। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा वामा पलाशी राजा हो जाएंगे। वामा पलासी राजा हो जाएंगे। देखिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब ये पहुंचती है यहाँ पे, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी जब दक्षिण भारत में पहुंचती है, दक्षिण भारत में, क्योंकि आपको ये बात पता होगा, भारत में जब कोई भी यूरोपीय कंपनियां जब भारत आती है तो उसका एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य होता है, व्यापार करना। उसका एक ही लक्ष्य था, व्यापार करना, और व्यापार में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कमाना उसका लक्ष्य था। इसीलिए जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब दक्षिण भारत आती है तो यहाँ पर वह व्यापारिक और राजनीतिक प्रसार करना चाहती है। व्यापारिक और राजनीतिक प्रसार करना चाहती है। आप देखते होंगे टिप्पू सुल्तान से युद्ध होता है, युद्ध में हारे जाते हैं और उस पर ये अधिकार जमा लेता है। इतना ही नहीं, ये वामा के जो पलासी राजा हैं, एक हिंदू राजा हैं जो मालाबार के शासक हैं, मालाबार के शासकों के साथ अंग्रेजी जो हुकूमत रहती है वो संधि करती है, और संधि में कहती है जो कृषि कार्य है, यहाँ पे जो कृषि कार्य है यानी कि कोट्टम का जो मालगुजारी है, इसको वसूलने का काम जो है भारत के कोट्टम के लोगों को ही दिया गया। और धीरे धीरे, क्योंकि कोई भी देखते होंगे जब यहाँ पे कृषि एग्रीकल्चर को लेकर के जब ब्रिटिश हुकूमत टैक्स लगाती है और टैक्स वसूलने के लिए खुद जाती नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि हम जब जाएंगे तो लोग हमें मार के भगा देगा। इसीलिए वो कर वसूलने के लिए राजा को चुनाव करती है, जमींदार लोगों को चुनाव करती है, और वो लोग वसूल करके अंग्रेजी हुकूमत को देते थे। और इस तरह से अंग्रेज़ों का लालच जो है धीरे धीरे बढ़ता चला गया। कर के बोझ से सबसे ज़्यादा किसान मारे गए और किसान के ऊपर कोई भी रहम नहीं किया गया। और यही वजह था कि किसानों को लगता था कि ज़मींदार हमारा शोषण करते हैं, और ज़मींदारों के साथ साथ वो लोग जो बिचौलिए थे और साथ ही साथ जो अंग्रेजी हुकूमत के रहनुमाई थे उनका वो विरोधी बन गए।
यहाँ पे जब वामापलाशी राजा के साथ जब इनकी संधि हुई तो उस संधि में अंग्रेजों ने क्या कहा था? इन संधि में कहा गया था यहाँ पे पलाशी के पास कि काली मिर्च पर और कृषि पर पलासी राजा का क्या रहेगा? नियंत्रण रहेगा। कोट्टम से जो हम कर वसूल करेंगे वो कोट्टम का कोई अधिकारी है ना, यानी कि पलाशी राजा ही उसका वसूली करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे कि जब यहाँ पे 1766 में टीपू सुल्तान के राज्यों को जब हड़प लेता है, और ये हड़पता किसके सहायता से है? इसी वामापलासी राजा के सहायता से हड़प लेता है। देखिए भारत में भी गजब का ये हुआ है, हर राजा दूसरे राज्यों को नीचा दिखाने के लिए बाहरी लोगों को सपोर्ट ज़रूर किया है। यही वजह था कि हमारा भारत इतने शक्तिशाली होते हुए भी उसका गुलाम हो गया। बहुत सारा कंडीशन था यहाँ पे, बहुत सारे कारण भी थे, लेकिन पलासी राजा ने टीपू के खिलाफ युद्ध में सहायता कर दी अंग्रेजी सरकार की। और अंततः क्या हुआ? बाद में जो अंग्रेज थे, अंग्रेज अपने वादों से मुकर गए। जो उन्होंने वादा किया था, जो संधि हुई थी दोनों के बीच में, जिस संधि में अंग्रेजों ने ये कहा था कि हम इसका पालन करेंगे, जैसे ही टीपू को हराता है उसके बाद उसका रुख ही बदल जाता है। और रुख बदलने के बाद क्या होता है? वामापलासी राजा को यह महसूस होता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, और यही वजह होता है कि वो अब अंग्रेज़ों को भगाने के लिए जो संधियाँ थी उस संधियों को खिलाफ वो काम करने लगता है, और वह अंग्रेजी सरकार के खिलाफ भी विद्रोह कर देता है। कौन करता है? वामापलासी राजा है, यही करते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, 4 नंबर प्रश्न देखिए। कहता है कि किसने यह घोषणा की कि बहादुर शाह की मृत्यु के बाद मुगलों को राजा की उपाधि नहीं मिलेगी? किसने कहा था? किसने कहा था? किसने यह घोषणा की कि बहादुर शाह की मृत्यु के बाद मुगलों को राजा की उपाधि नहीं मिलेगी? राजा की उपाधि नहीं मिलेगी। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में क्या? लॉर्ड डलहौजी ने कहा था, लॉर्ड कैनिंग ने कहा था, या लॉर्ड लॉरेंस ने कहा था, या लॉर्ड एलनबरो ने कहा था? किसने कहा था? 4 ऑप्शन है, पूछा जा सकता है यह किसने घोषणा किया कि बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात राजा की उपाधि नहीं मिलेगी। तो चलिए आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग हो जाते हैं। लॉर्ड कैनिंग ने ये बात कहा था। एक चीज़ और भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ऑकलैंड ने एक बात कही थी। ऑकलैंड ने एक बात कही थी कि बादशाह को अपना अब अधिकार जो है वह छोड़ देना चाहिए। ये बात ऑकलैंड ने कही थी कि जो मुगल सत्ता पे जो अधिकार और दावे हमेशा करते हैं, उस अधिकार और दावा को छोड़ देना चाहिए। मुगल बादशाह को ये बात कहा था। किसने? ऑकलैंड ने कहा था। ऑकलैंड ने कहा था उनको अपना दावा और अधिकार जो है, अधिकार मुगल साम्राज्य से क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। ये बात उन्होंने कहा। अच्छा, डलहौजी ने कहा, ये भी देख लीजिए, डलहौजी ने कहा कि अब इन्हें लाल किला भी छोड़ देना चाहिए। वहीं पारो और ये क्या बोलते हैं, देवदास वाली कहानी है, उसने कहा मुझे दारू छोड़ दो, वही वाला आप लोग समझ सकते हैं, है ना। तो डलहौजी ने कहा था बादशाह को यहाँ पे कि लाल किला को छोड़ देना चाहिए, उनको लाल किला को छोड़ देना चाहिए। इतना ही नहीं, बादशाह की उपाधि से भी इनको अपना त्याग दे देना चाहिए। डलहौजी ने कहा बादशाह की जो उपाधि है इसे त्याग देना चाहिए। और कैनिंग ने तो कह भी किया। कैनिंग ने क्या कहा? कैनिंग ने कहा कि अब बहादुर शाह की मृत्यु के बाद कोई भी बादशाह राजा की उपाधि धारण नहीं करेगा।
राजा की उपाधि धारण नहीं करेगा। तो हो सकता है ऑकलैंड की बातें भी पूछ दे, ऑकलैंड की जो बातें हैं यह भी आपको पूछ दे। ऑकलैंड के बारे में क्या है? ऑकलैंड कहता है कि अब मुग़ल बादशाह को अब अपने जो मुग़लों की जो अधिकारी है, सॉरी, अब क्या करना चाहिए? इसको त्याग देना चाहिए। फिर उसके बाद डलहौजी कहता है कि बादशाह को लाल किला ही छोड़ देना चाहिए और बादशाह की जो उपाधि है उसको त्याग देना चाहिए। कैनिंग कहता है कि बहादुर शाह की मृत्यु के बाद अब किसी भी बादशाह को राजा की उपाधि नहीं मिलेगी। चलिए 5 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। 5वां कहता है, यहाँ पर देखिए 5 नंबर सवाल कहता है कि उत्तर 18वीं सदी के हैदराबादी शासन प्रणाली को संरक्षक आश्रित संबंध के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि क्या है ना? क्योंकि मतलब क्या? बहुत ऐसे प्रश्न बहुत ही मज़ेदार होते हैं। एक बार और देखिए, उत्तर 18वीं सदी की हैदराबादी शासन प्रणाली को संरक्षक आश्रित संबंध, कौन सा? तो संरक्षक आश्रित संबंध कहता है, संरक्षक आश्रित संबंध के रूप में देखा जाता है। ऑप्शन में आपको दिया है 4 ऑप्शन दिया गया। निजाम ने अपनी निष्ठा मुग़ल बादशाह के प्रति दर्शाई और उसे लगातार नजराना देता रहा। पहला। दूसरा कहता, स्थानीय हिंदू जमींदारों को निजाम द्वारा दबाकर रखा जाता था और उन्हें नजराना देने के लिए बाध्य किया जाता था। तीसरा, हैदराबाद राज्य के अर्ध स्वायत्त शासकों को अपनी मर्जी से शासन चलाने की स्वतंत्रता की और बदले में उन्हें निजाम को वार्षिक नजराना देना होता था। यही सही है। कौन सा सही है? तो 5 का ऑप्शन सी सही हो जाता है। सी। मुग़ल बादशाह है जिसका नाम है रंगीला बादशाह, जिसको हम लोग मोहम्मद शाह कहते हैं। मोहम्मद शाह के समय में ही एक व्यक्ति है, एक वजीर है जिसका नाम है चिनकिलीज खां, जिनका नाम क्या है? चिनकिलीज खां नाम है। बहुत प्रश्न पूछता है यहाँ से। चिनकिलीज खां है और मुग़ल बादशाह ने इस चिनकिलीज खां को निजाम उल मुल्क की उपाधि दी। निजाम उल मुल्क की उपाधि दी, मुल्क की उपाधि दी। इसी को निजाम उल मुल्क की उपाधि थी और निजाम उल मुल्क ने ही, यानी कि चिनकिलीज खां ने ही हैदराबाद राज्य की स्थापना किया। चिनकिलीज खां या निजाम उल मुल्क कहें, दोनों बात एक ही हैं। इसने एक और उपाधि धारण की जिसको हम लोग आशफ जाह बोलते हैं, जिसको हम लोग आशफ जाह बोलते हैं। और यही आशफ जाह ने एक वंश की स्थापना कर दी, आशफ जाही वंश की। कहा जाता है कि चिनकिलीज खां, ये चिनकिलीज खां जो है यह शुरू में दक्कन का गवर्नर था। 1722 में यह वज़ीर बनकर आया मुग़ल बादशाह का और शायद बंधुओं को विनाश करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। लेकिन बादशाह के कान फूंक देने के वजह से ये बादशाह जो है वज़ीर पर ही शक करने लगा। फिर वज़ीर को लगा कि जो हम चाहते थे, जो हम जिस उम्मीद से मुग़ल बादशाह के वज़ीर बने थे, वो चीज़ें प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि यह बहुत योग्य व्यक्ति था। और यही वजह था कि फिर वो भाग करके ही वज़ीर की जो पद थी उसे त्याग करके वो भाग जाता है दक्षिण भारत में। और दक्षिण भारत में जाने के बाद वह एक स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना करता है यहाँ पे। लेकिन इसके बदले में नजराना निजामों को हमेशा भेजा रहता था, यानी कि यह जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं था। भले हर काम स्वतंत्र करता था, उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं थी और उसने साम्राज्य को बहुत ज़्यादा मतलब समझिए कि डेवलप भी किया। और इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? संरक्षक आश्रित संबंध कहा जाता है। जो ऑप्शन में हम लोग देख रहे हैं सी ऑप्शन हो जाता है। हैदराबाद राज्य के अर्ध स्वायत्त शासकों को अपनी मर्जी से शासन चलाने की स्वतंत्रता की और बदले में उन्हें निजाम को वार्षिक नजराना देना होता था।
इसका आंसर है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं प्रश्न को। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संधियों का काल क्रमानुसार रखे। क्या है क्रम इसका, है ना। 6 नंबर सवाल, इसका क्रम क्या हो जाएगा? तो पहले इसको देख लीजिए। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब होती है ना। श्रीरंगपट्टनम की संधि यहाँ पे देखिए 18 मार्च 1792 को होता है। कब होता है? ये देखिए 18 मार्च 1792 को होता है, या 1792 को। यहाँ पे सब संधि याद रखना पड़ेगा। यह सारे के सारे जो प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, यह पूछा गया सवाल है। इसी को थोड़ा सा ज़्यादा विस्तार में हम लोग पढ़ेंगे तो प्रश्न तो यहीं से बनाए जाते हैं। प्रश्न कौन उसके लिए नया है? प्रश्न से ही प्रश्न बीपीएससी हमेशा बनाता है। बस प्रश्न को समझने लायक थोड़ा सा स्टडी भी होना चाहिए। लाहौर की जो संधि है, यहाँ पे लाहौर की संधि, यह 9 मार्च 1846 को होता है। 9 मार्च 1840 को होता है। उसके बाद वसाई की संधि या वसीन की संधि, दोनों बात एक ही है ना। यहाँ पे वसाई की संधि जो है 31 दिसंबर 1802 को होता है। उसके बाद इलाहाबाद और कड़ा की जो संधि यहाँ पे देखते हैं आप लोग, 16 अगस्त 1765 को होता है। यहाँ पे 16 अगस्त 1765 को होता है, यानी कि बक्सर युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि होती है। तो संधि याद रहेगा। फिर आप कालक्रम जो है, क्रम के अनुसार भी इसको ज़रूर बना लेंगे। 100% आप बना लेंगे। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर सी हो जाता है। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में, लाहौर की संधि 1846 में, और वसीन की संधि 1802 में, और इलाहाबाद और कड़ा की संधि 1765 में यहाँ पे होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि हड़प नीति के अंतर्गत न हड़पा जाने वाला राज्य कौन सा था? हड़प नीति के तहत उसको नहीं हड़पा गया था, कुशासन का आरोप लगाया गया था, और कुशासन के आरोप लगा करके ही अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। अवध को ही ब्रिटिश साम्राज्य में कुशासन का आरोप लगा करके इसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था, जिसमें सबसे पहला, अगर हड़प नीति की बात किया जाए यहाँ पे, तो देखिए हड़प नीति को ईजाद किया डलहौजी ने, और डलहौजी ने इसे सबसे पहले इस नीति का शिकार कौन सा राज्य हुआ? एक बार और भी देख लीजिए, है ना, क्योंकि बहुत बार प्रश्न पूछता है। एक बार सतारा होता है 1848 में। सतारा के बाद आपको जैतपुर होता है, जैतपुर हो जाएगा 1849 में। उसके बाद जैतपुर के बाद ये संभलपुर हो जाएगा, संभलपुर भी 1849 में होता है। उसके बाद बघाट हो जाएगा, बघाट हो जाता है 1850 में, और बघाट के बाद उदयपुर हो जाएगा उदयपुर हो जाता है 1852 में हो जाएगा। यहाँ पे झांसी की बात कर लिया जाए तो झांसी 1853 में होता है, और यहाँ पे नागपुर की बात करिए तो नागपुर को 1854 में ब्रिटिश सरकार ने क्या कर लिया? मिला लिया, और मिलाने के बाद अपने साम्राज्य का ही विस्तार व्यापक तरीके से कर दी। ये डेट हमेशा याद रखना चाहिए। प्रश्न पूछता है 10-15 सालों में जितना भी आप प्रश्न जब बनाएंगे यहाँ से, तो ये बार बार मिलेगा। इसलिए पूरा डेट के साथ इसको याद रखिएगा। और कुशासन के आरोप लगा करके अवध को जो शामिल किया गया, मिलाया गया, यह प्रश्न बहुत ही भी है। यहाँ के नवाब वाजिद अली शाह थे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 8 नंबर सवाल है। कथन और कारण प्रश्न बनाना चाहिए। कथन और कारण उन्हीं लोगों का सही होता है जो इतिहास में NCERT और SCERT पढ़ते हैं। ये जो प्रश्न है कॉन्सेप्ट लेवल का है। जो लोग इतिहास को समझ नहीं पाएंगे, ऐसे प्रश्नों को बनाना उनके लिए मुश्किल होगा। इसीलिए SCERT जो बिहार सरकार की समग्र शिक्षा अभियान की जो किताबें हैं, उसको ज़रूर पढ़ा करिए।
इससे चीज़ें अच्छा तरीके से समझ में आएगा। अगर एससीईआरटी और एनसीईआरटी अगर दोनों पढ़े तो कमाल की बात है ना। चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा 8 नंबर, हम लोग यहाँ पे देखेंगे। कहता है नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन ए और दूसरा तर्क आर हो जाता है। अभिकथन में देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि उत्तर मध्यकाल के दौरान भारतवासियों और यूरोप प्रवासियों के संबंध पारस्परिक व्यापारिक हितों पर आधारित थे। सही तो है, एकदम सही है। ब्रिटिश हुकूमत भारत में आई क्यों थी? उसको अपना धर्म फैलाना थोड़ी था। उसने भारत को गुलाम बनाने के उद्देश्य से थोड़े आया था यहाँ पे। उसका तो एक ही उद्देश्य था, है ना। एक ही उद्देश्य था उसका, व्यापार करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना। व्यापार करना और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना, ये सही है। तर्क कहता है कि भारत में यूरोपीय व्यापारियों के बसने के बाद उसके परिवारों और धर्मगुरुओं, चिकित्सकों, कलाकारों जैसे अन्य सामाजिक समूहों को क्या हुआ? आगमन हुआ। देखिए ए और बी दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है ना। आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाता है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 9 नंबर सवाल हमारा 9 नंबर सवाल है। 9 भी वही सवाल है। देखिए कहता है यहाँ पर कि नीचे दिए गए वक्तव्यों को पढ़िए। पहला ए में क्या है? कंपनी द्वारा निर्यात के लिए सामान खरीदने हेतु प्रयुक्त बंगाल का राजस्व अधिशेष निवेश कहलाता था, है ना। और यूरोप से महंगी धातुओं का अंतः प्रवाह 1765 के बाद बिल्कुल समाप्त हो गया। उपर्युक्त वक्तव्यों के संदर्भ में सही उत्तर का चयन कीजिए। 9 नंबर सही उत्तर का चयन कीजिए, है ना। सही उत्तर का चयन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? ए बी सी डी। ए और आर दोनों सही है क्या? ए सही है क्या? आर सही है? ए और आर दोनों गलत है, क्या होगा आंसर? एक बार सोच के देखिएगा, है ना। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। ए और आर दोनों क्या है? सही हो जाएगा, है ना। 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने इलाहाबाद की संधि की और इलाहाबाद की संधि के तहत ही बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर नियंत्रण कर लिया। यानी कि उसके राजस्व वसूल करने का जो अधिकार है वो अंग्रेज़ों को मिल गया। क्या हुआ? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा का राजस्व जो है, इस राजस्व पे पूर्ण अधिकार किसका हो गया? अंग्रेज़ों का हो गया। इस राजस्व पर पूर्ण अधिकार जो है, राजस्व पर किसका हो गया? तो अंग्रेज़ों का हो गया। और जो पैसा उसको मिला, उसी पैसे से वह कच्चा माल खरीदना शुरू किया। और इसी प्रक्रिया को, इसी नीति को वह निवेश कहता था, है ना। इसी को क्या कहता था? निवेश कहता था, निवेश कहता था। अब चीज़ें समझ लीजिए। पहले क्या था? पहले यूरोपीय कंपनियां जब भारत से कोई कच्चा माल खरीदती थी तो उसके बदले में बहुत कीमती धातु उसे दे करके जाना होता था भारत से। क्योंकि भारत वाले भी अगर व्यापार करते हैं तो व्यापार के बदले में आपको भी कुछ देना होता है। उसी तरीके से पहले यूरोप के जो व्यापारी थे, भारत से जब व्यापार करते थे उसके बदले में सोना, चांदी, हीरा मोती दे के जाते थे। जैसे यहाँ से मानते हैं काली मिर्च ही लेके जाना है, कुछ मसाले भी लेकर के जाना है, तो उसके बदले में आपको रुपए या कोई चीज़ तो देना होगा, तो वो चीज़ दिया करते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि अंग्रेजी सरकार ने जब ऐसी नीतियाँ लागू की, जब इनके राजस्व पे इनका अधिकार हो गया, जब नियंत्रण हो गया, तो उस राजस्व से जो इन्हें अधिशेष की प्राप्ति हुई, उस पैसों से ही क्या किया? इस कच्चे जो माल होते थे उसको खरीदना शुरू कर दिया। यानी कि जो यूरोप से कीमती जो धातु आया करती थी, अब वो धातु क्या हो गया? बंद हो गया भारत आना। और अंत में आप देखिएगा बाद में चलकर यही
जो भारत में कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प कला का गजब का यहाँ पे मतलब उन्नत किस्म का व्यापार जो दिखता था, वो सब तहस नहस हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। और जो लोग हाथों से बनाए गए सामान बेचा करते थे, अब ब्रिटिश कंपनियां इंग्लैंड से वो मशीनों के द्वारा सामान ला करके भारत में रख देती है, जिसके वजह से क्या होता है, ये सारी जो व्यवस्था है ख़त्म हो जाती है ना। तो यही चीज़ था यहाँ पे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न की तरफ हम लोग, अच्छा एक चीज़ और भी है, एक चीज़ और भी देखिए, ये लोग इतनी बेशर्मी तरीके से लूटपाट करते थे, इतना मतलब लूटपाट करते थे, आप अगर पढ़िएगा है ना तो आपको लगेगा, आप ब्रिटिश नीतियाँ जो अर्थव्यवस्था पे जो प्रभाव पड़ता है, जब आप उसको पढ़िएगा तो आपको लगेगा। लॉर्ड क्लाइव जब देखिए, लॉर्ड क्लाइव जब यहाँ पे नियंत्रण स्थापित करता है तो कितना बेशर्मी के साथ यहाँ के शासकों को लूटता है, ज़बरदस्ती करके। इसीलिए यहाँ पे देखिएगा एक पर्सिवल स्पीयर है। पर्सिवल स्पीयर ने क्या कहा, पूछा जा सकता है। यहाँ पे एक पर्सिवल स्पीयर है, स्पीयर, उन्होंने कहा कि खुली और बेशर्मी की लूट है, अंग्रेजों के द्वारा यह खुली और बेशर्मी की लूट है। पूछा जा सकता है, खुली एवं बेशर्मी की क्या है, लूट है, लूट है, यह पर्सिवल स्पीयर ने कहा था। चलिए आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध के बाद सिराजुद्दौला की हत्या किसने की? प्लासी के युद्ध के बाद सिराजुद्दौला की हत्या किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने किया, मीरान ने किया, मीर जाफर ने किया, या शौकत जंग ने किया? किसने किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मीरन हो जाता है, मीरन के द्वारा किया गया। अच्छा एक चीज़ और भी देखते हैं हम लोग, ये प्लासी जो युद्ध है, प्लासी युद्ध, यह प्लासी युद्ध 1757 में होता है। प्लासी का युद्ध 1757 में होता है और प्लासी जो है भागीरथी नदी के किनारे है, यह भागीरथी नदी के किनारे है। और प्लासी अभी वर्तमान में देखेंगे तो कहाँ हो जाएगा, वेस्ट बंगाल में, है ना, वेस्ट बंगाल में हो जाता है। अच्छा यहाँ पे हम लोग देखते हैं, मीर जाफर का एक पुत्र था, मीर जाफर का पुत्र था जिसका नाम था मीरन, और मीरन ने ही मोहम्मद बेग से बोल करके सिराजुद्दौला की हत्या करवा दी। मीरन ने मोहम्मद बेग से उसकी हत्या करवा दी। किसकी? सिराजुद्दौला की हत्या करवा दी। इस समय अंग्रेजी जो प्रधान सेनानायक थे, यही प्रधान सेनानायक यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव होता है, रॉबर्ट क्लाइव होता है यहीं पे प्लासी युद्ध के समय। और प्लासी युद्ध को अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष रूप से नहीं जीता था, प्लासी युद्ध को अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष रूप से नहीं जीता, बल्कि यहाँ पे षड्यंत्र किया। और यहाँ के प्रमुख सेना नायक, यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ के प्रमुख सेना नायक जो है मीर जाफर को लालच देकर अपने खेमे में उसको शामिल कर लिया। इस बंगाल का सबसे धनी सेठ था जिसका नाम था जगत सेठ। जगत सेठ को भी लालच देकर के उसने क्या किया, शामिल कर लिया। इस तरीके से मौसी ओसी जितने भी लोग थे सभी को इसने शामिल कर लिया। जब प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में, तो आधा से कहीं ज़्यादा सेना उस युद्ध में शामिल ही नहीं हुई। इसके अपने लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त धोखा दिया। इसी पर वो डायलॉग भी सूट होता है, मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती थी डूबी जहाँ वहाँ पानी ही कम था, यही हो गया इन बेचारे के साथ। यानी कि सिराजुद्दौला की हत्या किसने करवाई? मीरान ने करवाई, जो मीर जाफर का क्या है, पुत्र था यहाँ पे।
और यह षड्यंत्र और धोखा से जीता गया था। यह 1757 की हम लोग प्लासी का युद्ध देखते हैं, यहीं से प्रारंभ होता है आधुनिक युग की शुरुआत होता है और यहीं अंत होता है मध्ययुगीन व्यवस्थाओं का। तो चलिए अगला प्रश्न में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।